हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा अकेडमिक के अंदर। तो जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने 2 लेक्चर देख लिए हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो लेक्चर नंबर 3 है जिसके अंदर हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। कोई लेंथी लेक्चर नहीं होगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के, और ऐसा लगेगा जैसे कि आपने ये कभी पढ़ रखा हो। तो ये बहुत सिंपल लेक्चर है, इसको जरा ध्यान से देखें और इम्पोर्टेंट भी है। हम इसमें आज जो कवर करने वाले हैं वो 2 टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपके पास बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं और आप किसी एक पॉइंट पर उन सभी चार्जेस का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सा है, ऐसा हम कर भी चुके हैं सुपरपोजिशन में, लेकिन यहाँ ये सुपरपोजिशन नहीं होगा क्योंकि सुपरपोजिशन वेक्टर में लगता है, जबकि चार्जेस के थ्रू जो पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। हम दूसरा जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। आपके पास एक स्फेरिकल शेल होगी, उसकी वजह से आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड द स्फेरिकल शेल आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। नो डाउट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की है आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड द थिन स्फेरिकल शेल, तो उसी तरह का पोटेंशियल भी आपको कैलकुलेट करना है। वो आपने अगर मेरा गॉस थ्योरम वाला है ना लेक्चर देखा हो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, तो मैंने उसमें थिन स्फेरिकल शेल के बारे में बताया हुआ है और थिन स्फेरिकल शेल के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड। ये मैंने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन मैंने वहां उसको सॉल्व करके दिखाया था। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें से उठा लेते हैं, वो है आपके सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, शांत स्वभाव रखिएगा और एकदम से ही समझ में आ जाएगा। देखो मेरे पास लेट अस सपोज कि बहुत सारे चार्ज है, ये मेरे पास बहुत सारे चार्ज है, मैंने ऐसे ऑन द स्पॉट इतने चार्जेस बना लिए। लेट अस सपोज कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है एंड ये Q5 है। ठीक है भाई, अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इन सभी चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। लेट अस सपोज कि ये पॉइंट P है जहां पर मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इन सभी चार्जेस की वजह से। तो यही तो टॉपिक था मेरा, सिंपल सा है ना। अब देखो निकालेंगे कैसे, सीधी सी बात है, मैंने आपको बता रखा है कि एक चार्ज जो है वो अपने आप में एक पॉइंट चार्ज होगा और पॉइंट चार्ज की वजह से आपको पोटेंशियल पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यही तो होता है पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल। बस तो इस जितने भी यहाँ पर पॉइंट चार्ज हैं इन सब की वजह से वहाँ जब पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको चार्ज चाहिए जो कि आपके पास है, दूसरा आपको डिस्टेंस चाहिए, जहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है वहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ तो मैंने डिस्टेंस मान नहीं रही, तो इसका मतलब आपको डिस्टेंस मानना पड़ेगा। तो लेट्स से कि डिस्टेंस जो है वो कुछ इस तरह से है कि Q1 चार्ज से इसकी डिस्टेंस जो है ये आपके पास R1 है, Q2 चार्ज से इसकी डिस्टेंस जो है वो R2 है, Q3 चार्ज से इसकी डिस्टेंस जो है वो R3 है एंड Q4 चार्ज से इसकी डिस्टेंस जो है वो R4 है। सिमिलरली Q5 से कितनी है, R5 है। एक चीज और बताता चलूं, देखो ये कहीं भी आपसे प्रूफ नहीं करवाएगा। बुक में दे रखा है वैसे ही सिमिलर अपना है, लेकिन कहीं प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। तो फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये यूज होता है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, डेरिवेशंस में यूज होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका पढ़ना बेहद जरूरी है। तो देखते क्या है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो मैं Q1 चार्ज की वजह से वहां पर इफेक्ट देखना चाह रहा हूं। अब आप कहेंगे कि आपने प्लस का भी नहीं लिया, माइनस का भी नहीं लिया, तब क्या होगा। तो यहां भाई आपने Q1 Q2 Q3 दिखा रखा, जिनका जैसा नेचर होगा उनकी वजह से वैसा ही पोटेंशियल क्रिएट होगा। इट मीन्स अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा और निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा, नो डाउट। ठीक है भाई, तो आप डायरेक्ट यहाँ प्लस माइनस ना दिखा करके आपने Q1 Q2 ले रखा है, इसको ले लो। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ हेयर, क्या कह सकता हूँ यहाँ पर कि भाई पहले वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 अपॉन R1। क्या नहीं हुआ है? क्या बिल्कुल हुआ है। चार्ज और मुझे डिस्टेंस से मतलब था, मैंने लिख दी। उसी तरीके से दूसरे वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो कुछ ये हुआ है, Q2 अपॉन R2। इसी तरीके से जो तीसरा वाला चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो कुछ ये हो रहा है। अब जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से ऐसा ही पोटेंशियल क्रिएट होता हुआ चला जाएगा। आपको चार्ज ले लेना और वो डिस्टेंस ले लेनी है। मसला ये आता है कि आपके पास तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तब आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मुझे P पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो Vp कहलाएगा। जो Vp जो है ये V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, और ऐसे ही अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उन सब की वजह से जो पोटेंशियल आया है उन सबको ऐड कर दो। ठीक है, इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। अब देखो V1 V2 V3 इन सब की जब वैल्यूज पुट करूंगा तो इन सब में एक चीज तो कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यों ना मैं इस कॉमन को पहले ही लिख दूं और अंदर जो आएगा वो आएगा Q1 अपॉन R1। अगर किसी की ये समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहां जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो ये Q1 अपॉन R1 Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3। इसी तरीके से आपके पास जितने भी चार्जेस हैं सबकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ उसको इसको ऐसे भी दिखा रखा है बुक के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको समेशन करके दिखा रखा, समेशन Q अपॉन R QI अपॉन RI, जहाँ पर I जो है वो 1 से लेकर के I जो है वो N तक है। तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है ऊपर वाला। अल्टीमेटली आपको इसको पहचान लेना है। पहचानने क्या है, सीधी सीधी बात है, हर कुछ टफ थोड़ी ना है। इसके अंदर जितना भी पोटेंशियल क्रिएट हुआ उसको ऐड कर दो, बात खत्म। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वो ये निकल कर आया। तो कुछ टफ था, कुछ टफ है, कुछ नहीं है, इजी है, बिल्कुल इजी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो आप इसको उठा लो, ये थोड़ा अच्छा है। ठीक है भाई, तो मेरे पास क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है, थिन स्फेरिकल शेल। एक तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, दूसरा पतली भी है, थिन स्फेरिकल शेल है। तो स्फेरिकल शेल को बनाने का एक अच्छा तरीका, क्या तरीका है? मेरे पास यहाँ पर शेप दे रखी है भाई, तो मैंने ये बनाऊंगा। देखो, थिन स्फेरिकल शेल बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके की एक शेप और ले लेता हूँ। थिन स्फेरिकल शेल है, तो ये कुछ इस तरह से आ गई। आई होप आपको दिख रही होगी। ये थिन स्फेरिकल शेल है, मैं इसको भर देता हूँ। देखो ये यहाँ से भरा हुआ, ये मटेरियल है, तो ये शेल हो गई। शेल किसको बोलते हैं? आपने फुटबॉल देखी है, आपने क्रिकेट की बॉल देखी है, तो जितनी भी होती हैं ये शेल होती हैं, जिसके अंदर भी स्पेस होता है और बाहर भी। बाहर तो भाई स्पेस है, लेकिन अंदर भी खोखला होता, मटेरियल नहीं होता। 2 लेयर, एक आउटर वाली और एक इनर वाली। ठीक है भाई, तो ये आपके पास शेल है। अभी यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो लेट अस सपोज कि आपने इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है। अब देखिएगा, इसकी वजह से आपको कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना। एक तो आपको बाहर की तरफ देखना है, दूसरा आपको इसके सरफेस पे देखना है, तीसरा आपको इसके अंदर देखना है। तो पहली बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं पूरा ना लिख करके, अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए। मैं लिख दूं आउटसाइड। आउटसाइड से आप समझ जाओ कि मैं बाहर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे पास जो पॉइंट है P पॉइंट, वो बाहर की तरफ है, आउटसाइड है। लेट सपोज कि मैं यहां देखना चाह रहा हूं, तो आप करते क्या है? आप इसके सेंटर से यहां पर एक डिस्टेंस मान लेते हैं कि लेट सपोज कि ये R डिस्टेंस पर है, और O जो है वो इस शेल का सेंटर है। यहां से आपको एक बात अच्छे समझ लेनी चाहिए। जब मैंने आपको गॉस थ्योरम पढ़ाई थी, तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में जो थिन स्फेरिकल शेल की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तब आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था,
आउटसाइड, तो आपने ये कहा था कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही आया है जैसे कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। तो फिर आपने वहां कॉन्सेप्चुअली ये कहा था कि जो हमारे पास थिन स्फेरिकल शेल है, इसके जो चारों तरफ या फिर इसकी आउटर सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो ये जस्ट ऐसा ही है, आप ऐसा ही इसको मान सकते हैं जैसे कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पर रखा हो। ये इसलिए कहा गया था क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इस शेल की वजह से, वो यही आया था। तो ये तो एक पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है, थिन स्फेरिकल शेल की वजह से भी यही आया, हाँ यही आया। तो इसका मतलब तब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो हमारे पास थिन स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, तो आप इसको ऐसा ही मान सकते हैं जैसे कि एक पॉइंट चार्ज रखा हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो वही आ गई जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि जो चार्ज है वो है तो एंटायरली इस बॉडी के ऊपर स्प्रेड यूनिफॉर्मली, लेकिन आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि जैसे ये सेंटर के ऊपर है आउटसाइड के लिए, ठीक है। तब इसके हिसाब से जो पोटेंशियल निकल कर आएगा, पोटेंशियल निकल कर आएगा Vp, जिसकी आप वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R। ये वाली बात आ गई या नहीं आई समझ में? आप ये वाली बात समझ लें अच्छे से कि जो आपके पास स्फेरिकल शेल है, इसके ऊपर जो चार्ज है इसको आप ऐसे ही मान कर चल रहे हैं, ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं जैसे कि ये इसके सेंटर पर रखा हो। तो पहली कंडीशन तो आपको आउटसाइड की समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन होगी इसकी सरफेस की। तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ, मुझसे तो बन नहीं रही थिन स्फेरिकल शेल। जल्दी से, मेरे पास तो भाई सर्कल है, मैं 2 सर्कल बना लेता हूँ। लो मैंने ड्रॉ कर लिए। भाई ये तो फ़ायदा होता है इंटरेक्टिव बोर्ड का। मेरे पास ये आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर भी एंटायरली मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देता हूँ कि इसकी पूरी आउटर सरफेस पर चार्ज मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब इसका अपना सेंटर भी है, दैट इज़ ये, इसको मैंने O कह रखा है। अब जो P पॉइंट है वो बाहर ना हो करके ऑन द सरफेस है, मतलब यहाँ पर है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नापोगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ द शेल कहलाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरे पास P पॉइंट है। तो दूसरा जो मेरे पास यहाँ पर पॉइंट बना वो ये बना P पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस। ये सरफेस पर आ गया, P पॉइंट जो है सरफेस पर आ गया। इसका मतलब ये सरफेस का जिक्र चल रहा है। तब इस केस में क्या निकालोगे आप? अब देखिएगा, जो आपके पास में पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो कैसे रिप्लेस हो जाएगा। आपको पता है पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? चार्ज चाहिए, और जहां आपको निकालना है वहां तक की डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस तो आपके पास R है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला कुछ इस तरीके का। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने निकाली थी थिन स्फेरिकल शेल की वजह से ऑन द सरफेस, तो वो भाई वो भी कुछ इस तरह से ही आई थी। अगर आपने देख रखी हो तो देख लेना, वो भी कुछ इस तरह से आई थी। तो पोटेंशियल भी इसी तरीके से आएगा। तो हमारे पास P पॉइंट जो कि सरफेस पर था उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ चुका है ये। अब देखो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको लगाने हैं, तो वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब देखो न्यूमेरिकल वही बच्चा लगा पाता है जिसके एक्चुअल में थ्योरी बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। अगर आपके फंडे क्लियर है, अगर आपसे डेरिवेशन अच्छे से आते हैं, आपने अच्छे से समझ रखे हैं और अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर रही कि आपको पता है हर एक कॉन्सेप्ट उसके पीछे का, तो आप 100% न्यूमेरिकल लगा देंगे। न्यूमेरिकल लगाना कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। तीसरा इसके अंदर आता है कि जो P पॉइंट है वो ना ही बाहर की तरफ है और ना ही सरफेस पर है, बल्कि उस थिन स्फेरिकल शेल के अंदर है। तो इसके हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या है? इफ ये डायरेक्ट P पॉइंट लाइज, इसमें कुछ अच्छा मिलेगा सीखने के लिए आपको, इनसाइड द थिन स्फेरिकल शेल।
यार धीरे धीरे मैंने पूरा ही लिख दिया स्फेरिकल, धीरे धीरे मैंने पूरा ही लिख दिया। शुरुआत में लिखा आउटसाइड, फिर पी पॉइंट, अब पूरा ही लिख दिया। खैर आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं थिन स्फेरिकल शेल बनाऊंगा। देखो भाई थिन स्फेरिकल शेल बनाऊंगा। एक और बना लेते हैं। स्फेरिकल शेल तो तभी बनती है ना जब आपके पास प्रॉपरली 2 सर्कल हो। ठीक है भाई, ये मेरे पास थिन स्फेरिकल शेल है। ठीक है, इसके मैं आउटर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्मली आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। यूनिफॉर्मली का मतलब ये होता है चार्ज हर जगह एक समान है, ना कहीं पर ज़्यादा नहीं ना ही कहीं पर कम। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान है। तो अब मेरे पास ये है सेंटर। अब पी पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं अंदर की तरफ को, तो लेट्स से ये पी पॉइंट है। तो अब आपको करना क्या होगा, अब आपको ये करना होगा कि जो मेरे पास ये थिन स्फेरिकल शेल का सेंटर है, मुझे सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए जहाँ पर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास ये जो स्मॉल आर है, ये मेरे पास वो डिस्टेंस हो गई जहाँ पर मुझे स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल कैलकुलेट करना। अब ये आप कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, वहाँ ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि थिन स्फेरिकल शेल के अंदर लेना है ये वाला पॉइंट। ठीक है, आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक बात आपको बताता हूँ। जब आप गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, इट मीन्स आप थिन स्फेरिकल शेल पढ़ रहे थे और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहा था। तो बताएं आप, अगर आपने लेक्चर देख रखा हो, या आपने गॉस थ्योरम पढ़ रखी हो, या आपसे गॉस थ्योरम अच्छे से आती हो, या आपने थिन स्फेरिकल शेल के बारे में अच्छे से पढ़ रखा हो, तो बताएं जल्दी से फटाफट कि अंदर की तरफ थिन स्फेरिकल शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था। तो आई होप आपने पढ़ रखा होगा, तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अंदर की तरफ 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, शेल के अंदर की तरफ क्या होता है, वो 0 होता है। तब इस हिसाब से पोटेंशियल का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बताता हूं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लें। एज the electric field inside the thin spherical shell is, बहुत मोटा मोटा लिखूंगा, बहुत मोटा मोटा, is 0, बहुत मोटा मोटा 0 होता है। As the electric field inside the thin spherical shell is 0, then एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से then ये वाली बात लिखेंगे अब, then potential inside the cell, shell है यार ये cell नहीं, becomes constant and just equals to the potential at surface। ये मैंने क्या लिख दिया यार, समझा देता हूँ। जब अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अंदर की तरफ जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा, और जब पोटेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब फिक्स, अब वो फिक्स वैल्यू कितनी होगी, वो उतनी ही होगी जितनी आपने सरफेस पर निकाली थी। तो बताओ कितनी निकाली थी आपने, वो निकाली थी v = 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, मतलब q/r। ये जो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ये q है, q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। कभी आपको इस चीज़ का डाउट हो, q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। तो चार्ज में तो बिल्कुल भी डाउट मत लेकर आना। अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया कि यार ये कांस्टेंट कैसे हो गया, तो अभी इसी चैप्टर के अंदर थोड़ी आगे जाके वो एक चीज़ पढ़ेगा जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या पढ़ेगा वो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, ये होता है E = -dV/dr।
मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा समझा दूं कि कांस्टेंट क्यों आया। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रख दो तो जीरो इज इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dr, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो dr इधर मल्टीप्लाई में जाकर के जीरो हो जाएगा, तो dv जो आ गया वो जीरो आ गया। किसी भी क्वांटिटी के अंदर चेंज जीरो तब आता है जब वो क्वांटिटी फिक्स हो। अगर मैं कहूँ आपसे कि 5 है, 5 रुपए का 5 रुपए के साथ डिफरेंस बताओ तो जीरो। मैं ये कहूँगा 10 का 10 के साथ डिफरेंस बताओ, जीरो। 100 का 100 के साथ डिफरेंस जीरो। तो फिक्स क्वांटिटी का जब आप डिफरेंस निकालते हो चेंज, तो वो जीरो आता। इसका मतलब ये भी है कि फिक्स क्वांटिटी में कभी चेंज नहीं आता। इसका मतलब ये भी हो गया कि फिक्स क्वांटिटी में कभी चेंज नहीं आता। 100 में कभी 100 है तो 100 ही रहेगा, वो 101 नहीं हो जाएगा, 102 नहीं हो जाएगा। तो फिक्स क्वांटिटी के अंदर चेंज नहीं आता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास डिफरेंस चेंज जो है वो जीरो आया, तो जीरो तभी आएगा जब v क्या होगा, कांस्टेंट। ये आप दो तरीके से समझ सकते हैं, एक समझ सकते हैं इंटीग्रेशन के नज़रिए से, एक समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन के नज़रिए से, और तीसरा मैंने आपको बता दिया है फिजिकली। ठीक है, तो dv इसका मतलब जीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। तो डिफरेंशिएशन जीरो है ये तभी है जब v कांस्टेंट होगा। अब बात आ गई कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट की जब बात आ गई थी तो हम यहाँ यही तो बोल रहे थे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब v क्या होगा, अंदर कांस्टेंट। अब ये वैल्यू कितनी देकर जाएगा, ये उतनी ही देकर जाएगा जितनी आउटर सरफेस पर थी इस थिन स्फेरिकल शेल के। तो आई होप इस पूरे लेक्चर में कहीं आपको डाउट नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी डाउट आ गया है, समझने में कहीं ना कहीं आप कासिद हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर दिमाग एक्स्ट्रा चलाने की वजह से कुछ डाउट आ गए हैं, तो भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है, और साथ में इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो करें। वहां जाकर अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच बनने के लिए। इसको एक बार और देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मांग सकता है मुझसे, तो मैं वहां पर लिंक शेयर कर दूं आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को देखने के लिए, और सपोर्ट कीजिएगा इसी तरीके से। थैंक यू अगेन।